वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर जो 4 था, कथनी और करनी, जिनके स्वाध्याय के जो सभी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हमारी किताब में पेज नंबर 26 के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक भाषा सज्जता यानी कि व्याकरण विभाग में कहावत का टॉपिक दिया गया है। जो दोस्तों आप छठी कक्षा में भी कहावत के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ भी आपको कुछ कहावत आपकी किताब में यहाँ पर दी गई है, जिस कहावत के माध्यम से कि भाई कहावत क्या होती है, कहावत किसे कहते हैं, यानी कि उसके बारे में मैं आपके एक बात करना चाहता हूँ। भाई एक रामजी भाई ने एक भैंस खरीदी और भैंस खरीद कर उस भैंस का दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यानी कि रामजी भाई ने अपनी भैंस खरीद कर सबसे पहले तो उसका दूध घी मक्खन आदि को बेचा, उसके साथ उस भैंस का जो गोबर था उस गोबर से उन्होंने खाद बनाया और खाद को अपने खेत में डालकर अपनी उपज भी बढ़ाई। तो यह तो बात हुई दोस्तों आम के आम और गुठलियों के भी दाम वाली बात हुई कि नहीं सर, कि भाई हम आम खरीदते हैं तो आम में से हम उसका रस निकाल लेते हैं, उसे खा लेते हैं। उसके बाद आम में से जो व्यर्थ होने वाली जो गुठली है उसे भी हम उसका जब उपयोग करते हैं, यानी कि एक वस्तु में से जब हम दोहरा लाभ उठाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ रामजी भाई ने भैंस के जो दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए, दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई, यानी कि दोनों प्रकार से लाभ, यानी कि उसे लोकोक्ति या तो कहावत की गई। तो उसकी परिभाषा दोस्तों यहाँ पर हमको करेक्ट है कि भाई लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को हम कहावत कहते हैं। जो यहाँ पर हम बोर्ड पर उस परिभाषा को लिखते हैं, जैसे कि लोगों के अनुभव पर आधारित लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जैसे हमने रामजी भाई का यहाँ पर उदाहरण दिया, जिस प्रकार दोहरा लाभ लिए, तो ऐसी जब समाज में कोई बात जो दो प्रकार से लाभ होने की लोकोक्ति कही जाती है, जैसे लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति या तो कहावत, जो इसकी परिभाषा है उसका अर्थ है लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। जिसके यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दी गए हैं। पहला है जैसे कि आम के आम
गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात क्या अर्थ होगा? दोहरा लाभ होना, ये कहावत का अर्थ है, दोहरा लाभ होना। नंबर 2, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात कर्मों के अनुसार फल मिलना। साँच को आँच नहीं। नंबर 3, साँच को आँच नहीं। सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। कोई भय नहीं होता। और उसके बाद का जो एक चौथा, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल अनपढ़ होना, बिल्कुल अनपढ़ होना। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको ये जो कहावतों की परिभाषा देकर समझाया है कि लोकोक्ति कहावत जो हमारे समाज में कि प्राचीन समय से, प्राचीन पुराने जमाने से लोगों में जो उसके अनुभव के आधार पर जो रूढ़ हो गई, ऐसी उक्तियों को हम कहावत कहते हैं। जैसे कि आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात जब हमें कोई काम में से जब दोहरा या तो दुगुना लाभ जब हम उठाते हैं तब हम ऐसा कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के भी दाम। आम के रस को खा लिया, साथ साथ गुठली का भी उपयोग कर लिया, यानी कि दोहरा लाभ उठाना। जो रामजी भाई का यहाँ पर मैंने आरंभ में बात की थी, उसमें भी भैंस का उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना, यानी कि हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलते हैं। जो हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुराई के लिए बुरा फल भुगतना पड़ता है, तो मिलता है। तब ऐसा कहा जाता है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी है। गुजराती में આપણે કહીએ જેવું કરો તેવું ભરો। उसके बाद तीसरा है साँच को आँच नहीं। साँच शब्द जो रूढ़ि शब्द के लिए साँच, यानी कि सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, जो सच्चाई के रास्ते पर, जो नेक के रास्ते पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भय या तो संकट नहीं होता। इसलिए कहा जाता है सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ हो। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ हो या तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, तभी हम उसके बारे में ऐसा कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी यहाँ पर 4 कहावत जो यहाँ दी गई, उसके अलावा हमारे किताब में पाठ्यक्रम में और आगे हम बढ़ेंगे तो और कहावत भी इसी प्रकार से हम मिलेंगे। तब हम पता चल जाएगा कि भाई कहावत में हमेशा कुछ न कुछ प्रकार से अनुभव के आधार पर जो रूढ़ किए गए हो गई हो ऐसी बात या तो ऐसी उक्ति
या तो इसी विधान का प्रयोग किया गया होता है। इसकी हमें स्पष्टता हो जाएगी। छठी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, 7वीं में भी हम यहाँ पर पढ़ते और आगे पढ़ेंगे तो 8वीं कक्षा में भी या तो 9वीं कक्षा में भी हमें इस प्रकार से हिंदी में कहावत को पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। उसके बाद दोस्तों हमारी किताब में कुछ व्याकरण के और जिसमें खास तौर पर भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ बातें बताई गई है, जिसके उदाहरण है समूहवाचक संज्ञा के भी। परंतु दोस्तों हमने संज्ञा के बारे में पहले से ही संज्ञा और उसके भेद जो 5 भेद है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यानी कि 5 संज्ञा के बारे में हम आगे उसे पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जो संज्ञा के 2 भेद है जिसकी मौखिक चर्चा करते हैं उसे हम लिखते नहीं, क्योंकि हम पहले ही इस संज्ञा के भेद को अपनी ग्रामर की या तो व्याकरण की बुक में लिख चुके हैं। और यहाँ तो केवल 2 ही भेद बताए गए हैं, परंतु हमने तो 5 भेद पढ़ लिए। तो पहले कुछ वाक्य दिए गए हैं दोस्तों, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, जो अहिंसा शब्द रेखांकित है। दूसरा, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, इसमें चढ़ाई शब्द रेखांकित है, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, तो यहाँ विनम्रता शब्द रेखांकित है, मतलब कि ये शब्द नीचे रेखा से લીટી से रेखांकित का मतलब क्या, જે શબ્દો બોલું છું તેની નીચે રેખા છે, તમે તમારી કિતાબમાં પુસ્તકમાં પણ જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી महाभारत युद्ध में शांति, दया और प्रेम का संदेश है, तो એમાં शांति, दया અને प्रेम આ 3 શબ્દો રેખાંકિત છે। અને છેલ્લું વિધાન છે क्षमा वीरों का आभूषण, तो क्षमा शब्द છે એ રેખાંકિત શબ્દ છે। હવે અહીંયા આપણને આપવામાં આવેલા છે 5 વાક્યો, यानी कि ઉપરયુક્ત जो वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रमशः पहला वाक्य में अहिंसा, दूसरे में चढ़ाई, तीसरे में विनम्रता, चौथे में दया, चौथे में शांति, दया, प्रेम और 5वें वाक्य में क्षमा। तो इन रेखांकित शब्दों खास तौर पे इसमें हमें गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध होता है। तो उसी प्रकार के जब शब्द होते हैं जिसमें गुण, दोष, भाव, दशा आदि का जब बोध होता है तब इसकी व्याख्या बन जाती है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं तब वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही का निशान कीजिए, जिसमें सच्चाई शब्द भाववाचक शब्द है, ऊंचाई शब्द भाववाचक है, लंबाई शब्द भाववाचक है, अमीरी शब्द भाववाचक है, बुढ़ापा शब्द भाववाचक है और बचपन शब्द जो है वह भाववाचक है। यानी कि कुल यहाँ पर 10 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से ये जो कुल मिलाकर 6 शब्द जो है वह यहाँ पर भाववाचक है। और इसके अलावा सच्चा, ऊंचा, लड़ना, गंगा ये सभी शब्द भाववाचक नहीं है। गंगा शब्द है वह क्या है, व्यक्तिवाचक है। ऊंचा शब्द है वह एक प्रकार से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का, लड़ना, सच्चा, यानी कि ये कुल जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। उसके बाद दोस्तों समूहवाचक संज्ञा क्या होती, तो मैं यहाँ पर 3 वाक्य आपको बताता हूँ। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, तो इस विधान में भीड़ शब्द रेखांकित है। दूसरी, बच्चों की टोली होली खेलने गई है, तो इस विधान में या तो वाक्य में टोली शब्द है उनके नीचे रेखा है। और तीसरा है सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, तो सभा शब्द रेखांकित है। तो यहाँ पर उपरयुक्त वाक्यों में जो रेखांकित शब्द क्रमशः पहले वाक्य में भीड़, दूसरे वाक्य में टोली और तीसरे वाक्य में सभा, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है।
यानी कि भीड़ जो समूह का बोध कराता है, टोली तो एक प्रकार से समूह का बोध हमें कराती है, सभा तो सभा में भी कई लोग होते हैं, एक व्यक्ति से कोई सभा नहीं की जाती, टोली एक व्यक्ति की कभी टोली नहीं होती, भीड़ तो एक व्यक्ति की दोस्तों कभी भीड़ नहीं होती। इसलिए ऐसे शब्द जो हमें समूह का बोध कराते, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो समूह होता है उसका बोध कराता है, तब ऐसे शब्द हमेशा के लिए समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो दोस्तों इसकी हम यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के यहाँ पर आपके सामने ये रिवीजन स्वरूप के इस चर्चा को हमने आपके सामने दोहराने का जो प्रयास किया है, और आगे हम इस वीडियो लेक्चर को पांचों संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर जो चौथा है, कथनी और करनी, उनके अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सृजना के जो टॉपिक थे, कहावत और संज्ञा के जो दो प्रकार थे, उनके बारे में हम यहाँ पर हमारा अध्ययन पूर्ण करते हैं या तो ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को भी यहाँ पर पूर्ण करते हैं। और अब अगले वीडियो लेक्चर में हमारा आगे जो चौथे चैप्टर के बाद पुनरावर्तन 1 दोस्तों आता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे।